Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अक्षय बम जैसे लोगों को, और इनको टिकट मिलता क्यों? डर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक आपके साथ। मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जो हैं खास मेहमान हैं। मध्य प्रदेश से लेकर देश की सियासत में उनका विशिष्ट स्थान है। मेरे साथ दिग्विजय सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपका भाषण सुन रहा था, मैंने पूरा सुना, एक एक चीज़ गारंटी से लेके और शुरू से लेके सब चीज़ें मैंने सुनी। पहली चीज़ जो थी आपने, जो मैंने उस भाषण के एक अंश से शुरुआत करूंगा, आखिरी चुनाव। और मैं एक कांग्रेस के उम्मीदवार से ज़्यादा आपके अंदर इस क्षेत्र में ये देख रहा था कि वो व्यक्ति जिसका भावनात्मक लगाव ज़्यादा है, पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ, वो मुझे नजर आई। ये आखिरी चुनाव वाले के क्या अभिप्राय हैं? मैं 77 साल का हो गया, अगला चुनाव तो 82 साल का हो जाऊंगा मैं। तो अब ये तो संभव नहीं है ना कि अगला चुनाव। मैं तो ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब मुझे लगा कि ठीक है, ये सब माहौल ऐसा है कि इसमें सामने आके हमें मैदान में उतरना चाहिए, तो मैंने स्वीकार किया। नहीं, मैं इस चीज़ को कहूँगा क्योंकि मैं लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर करता हूँ, स्वयं मध्य प्रदेश हूँ। तो जब आला कमान के सामने आपसे कहा गया, क्योंकि टिकट को लेकर बड़ी चर्चा थी, कौन स्वीकारेगा भाई चुनौती, आपने एक बार में हाँ कर दिया। देखिए, मैं तो शुरू से कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जब 2019 में मुझसे कहा भोपाल से लड़ो, मैं भोपाल से लड़ लिया। ठीक। फिर कहा कि नहीं राजगढ़ से लड़ो, मैं राजगढ़ से लड़ रहा हूँ। तो आपने उसको स्वीकारा, क्योंकि मुझे 77 का आपने उम्र का जिक्र किया, मुझे चुनाव 77 की भी याद आ गई, भाषण के अंश की। और आवन में हम हैं, इस आवन से आपका नाता भी है। उस दौर से आते आते ये जो 2024 का चुनाव है और क्षेत्र वही है, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र, क्या फर्क आ गया? बात यह है कि 77 और 2024 में 3 पीढ़ियाँ आ गई हैं। जो मेरे साथ थे उनके नाती पोते आज नौजवान हैं। उस समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, आकांक्षाएं इतनी नहीं थी, उम्मीदें इतनी नहीं थी, और इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं लगते थे। आज गरीब से गरीब के आदमी के जेब में फ़ोन है। तो आगे देश बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे चिंता है अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई से। और ये सोशल अनरेस्ट का पहला कदम है जी। यदि इस पर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये देश में गरीबों के गुस्से को कोई संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव गरीबों को प्राथमिकता दी है, और गरीबों का हक, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का हक, पिछड़े वर्गों का हक, उस पर पहले ध्यान हम लोगों ने दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ और भी रहा, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको आरंभ में भी कहा कि मैं भाषण की एक एक चीज़ सुन रहा था और बड़े ध्यान से सुनी मैंने। आपने निष्ठा शब्द का प्रयोग किया और आपने कहा मेरी निष्ठा नहीं बदली कभी भी। और ये वो दौर है जिसमें स्वयं आप देख रहे हैं कि निष्ठाएं बदल रही हैं, आस्थाएं ढल रही हैं, जो इधर लग रहा है वो उधर जा रहा है। और खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी कुछ ही समय हुआ, जब 2 या 3 दिन ही होंगे संभवतः, अक्षय बम जैसे नेता जो हैं बीजेपी में चले गए। तो मेरा पहले तो सवाल, इनकी निष्ठा पर आप क्या कहेंगे, अक्षय बम जैसे लोगों को, और इनको टिकट मिलता क्यों? क्योंकि आपको मैंने हमेशा सुना है मंच पे आप टिकट को लेकर जो दावेदार रहते हैं उनसे यही कहते रहे, आपने भी स्वयं कहा कि टिकट उसको मिलेगा जो पार्टी समझेगी उपयोगी। लेकिन ऐसे लोगों को टिकट मिलता हो, ये चले भी जाते हैं। बात यह है, मैंने ये भी कहा है जी कि मैं उनका सम्मान करता हूँ जो निष्ठा नहीं बदलते, जो ईमानदारी से अपनी विचारधारा पे कायम करते हो। इसलिए मैं आरएसएस के लोगों की इज्जत करता हूँ। आपने भाषण में भी कहा कि अगर उस तरफ है आस्था तो उस तरफ रहे। हाँ, ये जो कभी इधर कभी उधर, ये तो बिना, तो ये अक्षय बम जैसे लोगों को टिकट मिलता है। बात यह है, अक्षय बम का परिवार पुराना कांग्रेस का परिवार है जी। ये लोग मूलतः बड़नगर के रहने वाले हैं और अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग हैं और सदैव कांग्रेस में रहे हैं।
इसने मेरे पास आया था, पॉलिटिक्स में आना चाहता है जी मैंने कहा ऐसा नहीं, तुम पहले विचारधारा से जुड़ो, अध्ययन करो, उसके बाद 3-4 महीने बाद आया कि नहीं मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ। उस समय बीजेपी दे जीती थी। मैंने कहा सोच समझ लिया, क्योंकि तुम एक व्यावसायिक परिवार से हो और अच्छी तुम्हारी लॉ इंस्टीट्यूट चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट। जी बड़े उसने मेहनत करके बनाई, मैंने उसका फाउंडेशन मैंने ही लो किया था। उसके ताऊ यानी वो मेरे क्लासमेट थे कॉलेज में, जी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जी। पारस। तो मैंने कहा ठीक है तुम पॉलिटिक्स में आओ, कांग्रेस ज्वाइन कराई उसकी। तो मुझसे उसने कहा कि मुझे बड़नगर टिकट दीजिए। मैंने कहा बड़नगर तेरा टिकट हो नहीं पाएगा, चुनौती स्वीकार करना है तो इंदौर नंबर 4 से तू मेहनत कर। जी उसने इंदौर नंबर 4 मेहनत करी ठीक और अपनी जगह बनाई। जगह बना के उसने टिकट मांगा इंदौर नंबर 4 से, पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन ईमानदारी से उसने काम किया ठीक और लोकसभा में सर्वसम्मति से पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने उसका नाम तय किया। मैंने तय नहीं किया, जब पार्टी ने तय किया तो उसको टिकट मिल गया। जब ये हुआ तो मैंने उसके पिता से पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ कि साहब मैं खुद समझ नहीं पा रहा, कल रात तक तो हम लोग कैंपेन कर रहे थे। मैं वही कह रहा प्रचार करते करते तो मैंने विचार बदलते कम देखे कि मतलब या तो पहले ही चले जाते, प्रचार करते करते विचार उसको रात को इन्होंने पकड़ा, जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ ऐसे बात भी नहीं हो पाई उसकी, उसने फ़ोन बंद कर रखा है। उसको 307 का मुकदमा डाला गया, 376 का मुकदमा फौज उसके और पिता के ऊपर बनाया गया और कहा कि तुम्हारी 10 तारीख को तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। डर गया। तो वो निर्णय डर के बाद आया हुआ क्षणिक निर्णय था कि बिल्कुल बिल्कुल, मुझ जैसे आदमी पर वो करते ठीक है मैं चल कर दे, जेल जाएगी। आपने अपना जिक्र किया था तो मुझे एक सवाल मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा भी थी, कभी आप पर, चूंकि आप राजनीति में कांग्रेस में इतने सशक्त हैं और पुराने आधारशिला वाले नेता हैं, आप पे दबाव आया कभी कि बीजेपी में आ जाओ? नहीं कभी नहीं, वो कोशिश भी नहीं करते। आपके नाम पे कभी कोई नो एफर्ट? कोई कोशिश नहीं करता। चलिए अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम राजगढ़ की, चूंकि आपकी यात्रा भी चल रही तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। राजगढ़ में जीत को लेकर आप कितने आशान्वित हैं, जिस चुनौती के साथ आपने पार्टी के आदेश को स्वीकारा और साथ ही साथ पदयात्रा के जरिए, क्योंकि एक चीज़ है, क्योंकि आपकी चुनाव यात्रा को लेकर जब मैं बात कर रहा था, एक दिन विश्लेषण भी करा, तो मैंने कहा कि हाईटेक प्रचार के दौर में पदयात्रा जो है ये अलग तरीके का एक राजनीतिक तरीके से प्रचार है। राजगढ़ को लेकर क्या मतलब, इसलिए कि यहाँ पर मुद्दा, आपके भाषण में एक अच्छी चीज़ मैंने भी सुन ली, उन्होंने कहा था बीजेपी नेता ने, जो कि मुद्दा क्या है, रोडमल नांगर और आपके बीच में चुनाव नहीं है। बीजेपी नेता का आपने प्रसंग भी सुनाया कि वो कह रहे थे, वो प्रसंग एक बार मैं दर्शकों को, दरअसल मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जी का भाषण चल रहा था और उस समय उन्होंने एक किस्सा सुनाया, बड़ा अच्छा किस्सा, कि बीजेपी के किसी नेता ने कैंपेन में क्या कहा। अगर आप वो बात सुन लेंगे स्वयं दिग्विजय सिंह जी से तो आप समझ जाएंगे प्रचार बनाम बनाम किसके है। वो प्रसंग क्या था? अरे एक जमींदार है, जमींदार फैमिली है वहाँ की, जी जीरापुर की। तो वहाँ भाजपा के नेता ने भाषण में कहा कि ये चुनाव दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच में नहीं है जी, ये चुनाव दिग्विजय सिंह भगवान राम के बीच में है। मैंने कहा भाई भगवान राम अगर उम्मीदवार होते तो दिग्विजय सिंह तो उनका प्रस्तावक होता, फॉर्म क्यों भरता? सवाल ही नहीं उठता था ऐसी स्थिति में। जी तो ऐसे ऐसे प्रचार हो रहा है। बहुत संक्षिप्त में, राजगढ़ को जीत को लेकर पूरे आशान्वित हैं? हर व्यक्ति चुनाव आशान्वित होकर चुनाव लड़ता है। एक उम्मीद के साथ आपका बहुत आभारी हूँ, बड़े अच्छे से आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दिग्विजय सिंह जी, पूरी तरीके से आशान्वित हैं और उसी जोश के साथ इस उम्र में भी उनका उत्साह नजर आ रहा है। आप देखते रहें MP तक।